सैबुक इंडिया इंग्लिश क्लासेज। आज के वीडियो में आप इम्परेटिव्स का स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको किन किन फैक्टर्स को समझने की जरूरत है, पहले हम बेसिकली समझ लेंगे, उसके बाद हम इसका एग्जांपल्स देंगे। तो यहाँ पर आइए, यूज ऑफ इम्परेटिव्स। सबसे पहले इम्परेटिव्स को समझना है। इम्परेटिव्स का मतलब यहाँ हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव्स का क्या मतलब हो गया यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस उसको कॉम्प्लिकेट करने का तरीका हम सीखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, कुछ जरा सा हिंदी में पहले हम एग्जांपल्स लिखते हैं। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। गो टू स्कूल, कविता पढ़ो, कविता पढ़ो। रीड द पोएम, रीड द पोएम। धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो। Do not run, do not run in the sun। सांप को मत मारो, सांप को मत मारो। Do not kill a snake, do not kill a snake। Go to school, read the poem, read the poem। Do not run in the sun, do not kill a snake। ये सारे के सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस हैं। अब इसकी पहचान हमें पहचानना है, पहचान करनी है, ताकि सही हम बोल सकें और सही हम लिख सकें। तो पहचान के लिए हमें क्या करना है, जरा सेंटेंस पर गौर करिएगा। तो गो टू स्कूल V1, रीड द पोएम रीड V1, डू नॉट रन, डू नॉट यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब आ गया और रन ये V1। इस डू नॉट को हटाकर अगर हम नेवर कर देते हैं, नेवर किल अ स्नेक, कभी सांप को मत मारो, कभी
सांप को मत मारो, तो देखिएगा कि ये नेवर है और इसके बाद यहाँ V1 है। इससे साबित ये हुआ कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है और V1 के पहले कुछ शब्दों को हम जोड़ सकते हैं। V1 के पहले हम कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि डू नॉट जुड़ा है, यहाँ पर नेवर जुड़ा है। और एक हम एग्जांपल देते हैं, प्लीज प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहाँ देखिए ये प्लीज गिव के पहले V1 के पहले जुड़ा है। तो मुख्य चीज जो समझने की है मुख्य चीज जो समझने की है वह ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा किसी V1 से शुरू होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए, एक्सप्लेन, इसका माने हो गया व्याख्या कीजिए, व्याख्या करें, व्याख्या करना, व्याख्या करो, ये माना। अंग्रेजी भाषा में अगर कोई एक वर्ड का सेंटेंस है तो हमारे प्यारे रीडर्स, हमारे प्यारे गाइज, वह V1 है और वह इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो ये V1 है और यहाँ हमने एक उदाहरण लिया एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक फुल सेंटेंस है। यहाँ फुल स्टॉप दे दिया। पूरी अंग्रेजी भाषा में इंपेरेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा सेंटेंस है जो वन वर्डेड सेंटेंस होता है। इसका नियम ये है कि शुरू का लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह का लिखते हैं एक्सप्लेन, ये और यहाँ फुल स्टॉप दे दिया, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस के लिए जरूरी है क्या होना चाहिए, शुरू में कैपिटल लेटर होना चाहिए। अब दूसरी बात ये, तो एक बात आप समझ गए कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा किसी V1 से शुरू होता है। अब दूसरी बात ये कि ऑक्सिलियरी वर्ब के पहले हम कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, एक्सप्लेन द पोएम, कविता की व्याख्या कीजिए, कविता की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप जरा सा देखिएगा, ये जो जुड़ा द, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जब हम क्या से सवाल करते हैं किसी सेंटेंस में, तो क्या का उत्तर हमेशा कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ सेंटेंस को
हमें कॉम्प्लिकेट भी करना है, जटिल भी करना है, बड़ा भी करना है। सिर्फ एक दो वर्ड से हमारा काम चलने वाला है नहीं। गो टू स्कूल, टेक टी, इतना बोलना काफी नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेन द पोएम। फिर आप आइए तीसरे नंबर में, एक्सप्लेन इन इंग्लिश। एक्सप्लेन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में व्याख्या करें। फिर आप आइए 4 नंबर में, एक्सप्लेन द पोएम इन इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो पोएम है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जरा सा गौर करिएगा। 1 वर्डेड सेंटेंस, 3 वर्डेड सेंटेंस, 3 वर्डेड सेंटेंस, 6 वर्डेड सेंटेंस। हम इस 6 वर्डेड सेंटेंस को हम ले जाना चाहते हैं 40 से 50 शब्दों तक का सेंटेंस। हम कैसे लिखें और कैसे हम बोलें फ्लुएंट, उसका कुछ उपाय हमारे पास है। और आज उस उपाय का कुछ अंश हम आपको बताने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम बताएंगे ताकि किसी हमारे रीडर्स को कोई परेशानी नहीं हो। लेट जो लग जाए ठीक है, सीखना है, समय तो खर्च होगा ही, लेकिन जड़ से हम समझ लें। जब तक हम जड़ से नहीं समझते हैं तब तक बोलने में हमें काफी परेशानी होगी, काफी कठिनाई होगी। तो चलिए, ये रहा एग्जाम्पल, आपने इम्परेटिव्स का समझा। और एक बात आपने ये समझा कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो V1 है वह हर एक सेंटेंस में आएगा, सिर्फ V1 ही आएगा। V1 के अलावा दूसरा कोई भी फॉर्म इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। तो अब आइए हम फिर देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को V1 के पहले क्या क्या आता है। जैसे टेक a cup of tea, ये टेक V1 हुआ। और a cup of tea, a cup of tea, चाय की एक प्याली। लीजिए क्या, चाय की एक प्याली। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जरा समझते चलिएगा। अगर हम यहाँ टेक के बदले हैव a कप ऑफ टी कहते हैं तो कोई दिक्कत
नहीं है। देखिएगा यहाँ किसकी जगह, V1 की जगह क्या लिया गया, हैव। हैव का प्रयोग लेना है कहाँ, सिर्फ खाने और पीने की जगह, बाकी दूसरी जगह आप नहीं लीजिएगा। फिर हमने लिखा डू हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। तो यहाँ V1 के पहले क्या आ गया, ये V1 है आपका, किसके बदले में इस्तेमाल हुआ है, टेक के बदले में, ध्यान दीजिएगा ये V1 है। तो इस V1 के पहले आपका क्या इस्तेमाल हो गया, डू। आगे देखते चलिएगा। 4 में प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। यहां देखिए इस V1 के पहले क्या आ गया, हैव, प्लीज आ गया। 5वें में देखिए प्लीज डू हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। तो इस V1 के पहले क्या आ गया, डू और प्लीज दोनों आया। 6ठे नंबर पर देखिए डू नॉट हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। तो यहाँ हैव के पहले क्या आ गया आपका, डू नॉट। 7 नंबर में आइए, नेवर, नेवर हैव अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। यहाँ हैव के पहले क्या आ गया, नेवर। और एक एग्जाम्पल देखिए 8 में काइंडली, काइंडली हैव अ कप ऑफ टी। तो यहाँ हैव के पहले क्या आ गया, काइंडली। क्या निष्कर्ष निकला, आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आप यह कंक्लूजन निकाल चुके होंगे कि V1 के पहले यहाँ डू, V1 के पहले यहाँ प्लीज, V1 के पहले यहाँ प्लीज डू, V1 के पहले यहाँ डू नॉट, V1 के पहले नेवर और V1 के पहले काइंडली का इस्तेमाल हुआ है। और एक एग्जाम्पल हम देते हैं, लेट हिम गो। ये V1 है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसके पहले क्या आया आप देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, और ये लेट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 9 नंबर के एग्जाम्पल में V1 के पहले क्या आया, लेट, और लेट के बाद जो भी लिखा जाएगा वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे यहाँ हिम, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो ये आपने देखा V1 के पहले इस्तेमाल होने वाले शब्द, और सारे के सारे कौन हो गए, सारे के सारे इम्परेटिव्स हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हैं, सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस।
अब आपको ये समझना है कि यहाँ हमने टेक अ कप ऑफ टी लिया है, यहाँ पर हमने हैव अ कप ऑफ टी उसकी जगह लिख दिया। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये कब होगा, कब नहीं होगा? इन सारी चीजों को हम अगले एग्जाम्पल में हम लेते हैं। चाहे तो आप इसको स्टॉप कर करके नोट कर लें। बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह कम मिलती है, बार बार मिटाना पड़ता है। आगे आप आइए, अब हम लोग देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ हिंदी वाक्य और इंग्लिश में उसे कैसे बोलना है सही सही और कैसे लिखना है। आइए, स्कूल पढ़ने जाओ। Go to school to study. Go to school to study. अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, स्कूल पढ़ने जाओ, गो टू स्कूल टू स्टडी। अगर इसी चीज को हम स्पोकन में बोलना चाहें तो क्या अंतर होगा? यहाँ ये चीज मूल बिंदु है आपके लिए, हम सभी इंग्लिश बोलने वालों के लिए। क्योंकि स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो होता है, इसका बोलने का सही अंदाज ये है कि वह इम्फेटिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश में होना चाहिए। यानी जो भी हम बोलें वह इम्फेटिक सेंटेंस हो, तो आपको समझा जाएगा कि नहीं, अंग्रेजी ठीक ढंग से बाकायदा ग्रामर बोलते हैं। तो इसी चीज को अगर हम बोलते हैं, अगर हम ये कहें प्लीज प्लीज गो टू स्कूल टू स्टडी, कोई दिक्कत? सिर्फ प्लीज जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं। सुनने वालों ने सुन लिया और कहा कि प्लीज हमको कहा है, रेस्पेक्ट दिया है, हमको मेरा सम्मान किया है। अब इससे और आगे अगर आप बढ़ते हैं, जो प्लीज से भी ज्यादा काम करता है, जो प्लीज से भी ज्यादा काम करता है नॉर्मलिटी के मामले में, डू गो टू स्कूल टू स्टडी। अब ये देखिए, तो ये इम्फेटिक फॉर्म हो गया।
ये कौन सा फॉर्म हुआ? डू लगाने के साथ साथ V1 के पहले हमने क्या लगा दिया? डू लगा दिया इंपरेटिव सेंटेंस में। तो वह इंपरेटिव सेंटेंस का इम्फेटिक फॉर्म हो गया, इम्फेटिक सेंटेंस हो गई। और इम्फेटिक सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? जोरदार असरदार सेंटेंस। हमारे प्यारे गाइज, यहाँ पर आप देखें, प्लीज गो टू स्कूल टू स्टडी, डू गो टू स्कूल टू स्टडी। इन दोनों में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो डू की कीमत, डू गो टू स्कूल टू स्टडी की कीमत प्लीज गो टू स्कूल पर कई एक गुना भारी है। अब हम एक और लेके आते हैं। 4 नंबर के एग्जाम्पल में आप देखिए, प्लीज डू गो टू स्कूल टू स्टडी। अब देखिए, इसमें V1 के पहले क्या लिया गया है? डू और प्लीज। अब इससे बेहतर सेंटेंस अब अंग्रेजी के पास नहीं है। आप कितना वुड लगा के आप कहिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, उस पर ये भरी है। वुड नॉर्मलिटी लेके आता है, आप जानते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में डू जब V1 के आगे आ जाता है तो इससे ज्यादा स्वीटर और स्वीटेस्ट सेंटेंस है ही नहीं। वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश इंपरेटिव सेंटेंस when you ever use in either in speaking or writing। ये बात है। तो मतलब ये कि जब भी हम किसी दूसरे से बात करें, खास करके अपने से जो बड़े हैं, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, चाची हैं, टीचर हैं, सोसाइटी के एल्डर्स लोग हैं, तो उसके साथ जब आप बातचीत करें तो प्लीज के साथ आप डू भी जोड़ दें। प्लीज सामान्यतः सब लोग बोलते हैं, आप सामान्य से अलग हटकर आप आए, अलग हटकर बोलें, सही सही बोलें, टू द पॉइंट बोलें, एम्फैटिक सेंटेंस बोलें, और ऐसे सेंटेंसेस को स्पोकन में आप इस्तेमाल करें जो ग्रामेटिकली सही है। ग्रामर के बाहर आप कदम न रखें। बोलने के लिए पहले जब आप प्रैक्टिस करेंगे गलती होगी, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम स्पोकन फॉर्म ऑफ इंग्लिश भी एज पर रूल ऑफ ग्रामर पढ़ें, ग्रामर के नियम के तहत पढ़ें। तो आज आपने देखा इंपरेटिव्स का इस्तेमाल। अब इसमें आइए, आपको कहाँ कहाँ क्या करना है एक बार फिर से आप समझ लीजिए। सबसे पहले इंपरेटिव्स को समझना है। इंपरेटिव्स का मतलब हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो हो गया, अब देखिए कि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान करना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? ये हमेशा V1 से शुरू होता है। अब देखिए, दूसरी बात ये समझना है कि V1 ही एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। उदाहरण में जैसे हमने एक्सप्लेन दिखाया, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस V1 के पहले हम क्या क्या लगा सकते हैं, वो आपने देखा क्या क्या लगा सकते हैं।
तो लगा सकते हैं डू, प्लीज, काइंडली, लेट, नेवर, प्लीज, प्लीज डू। वो आपको एक मिल गया है पहले, इसलिए सिर्फ यहाँ दोहरा दी जाती है ताकि आप इसको समझ लें। अब देखिए ये एक वर्ड का हुआ, जैसे आपका एग्जाम्पल था एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, ठीक है, यह एक सेंटेंस हो गया। अब दरअसल बढ़ाना कैसे है, आपको सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट कैसे करना है। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल, जटिल करना है, भारी भरकम सेंटेंस करना है, बड़ा करना है। हमेशा 2 या 3 वर्ड से सेंटेंस बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं नीरस टाइप का लगता है। अब मेरा मानना यह है कि आप बोलते चलिए तो बोलते चलिए, ग्रामर आपको ऐसा रास्ता देगा, सहबुक इंडिया आपको ऐसा रास्ता देगा कि आपकी जबान बीच में बंद नहीं होगी। आइए जरा सा उसका कुछ छाया आज हम आपको दिखाते हैं, कैसे आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। तो V1 के पहले आप क्या, बाद में क्या जोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ एक्सप्लेन है, अब एकदम जल्दी से ऑब्जेक्ट कैसे दिमाग में आएगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट जोड़े तो व्हाट से सवाल करें अपने दिमाग में, क्या जोड़ना है यहाँ। एक्सप्लेन व्हाट, अ पोएम, अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरीज, अ ड्रामेटिक सीन, कुछ भी आप, क्या का उत्तर जो भी आता है वहां आप लिख दें। व्याख्या कीजिए, क्या, एक कविता, अ पोएम, ऑब्जेक्ट जुड़ गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट जोड़े, सुनिएगा गौर से, ये एक ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट भी, 3 ऑब्जेक्ट भी, 4 ऑब्जेक्ट भी, यानी ऑब्जेक्ट को आप मोनो और मल्टी दोनों में जोड़ सकते हैं। मोनो का मतलब एक हुआ, मल्टी का मतलब हुआ अनेक। अब अनेक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, नो प्रॉब्लम, ग्रामर ये कहता है। इस बात को आप गौर से सुने, गौर से समझें और एग्जाम्पल पर जरा गौर करें। ये जो हमने ऑब्जेक्ट जोड़ा, कैसे जोड़ा, तो ये क्या का उत्तर लेके आता है हमेशा। जैसे एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, क्या, a poem, a poem। एक पोएम की व्याख्या कीजिए, और हम इसमें 1-2 ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। कोमा, द स्टोरीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड, देखते चलिएगा, एंड the sonnets of Milton। यहाँ पर देखिएगा, sonnets of Milton। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस। अब उस इंपरेटिव सेंटेंस को कुछ हम बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा बोलना चाहते हैं, बड़ा लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे जोड़ेंगे, सुनिए,
क्या का जो भी उत्तर होगा वह हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, वह कभी कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। आपको यहाँ 3 पार्ट में हम सेंटेंस कॉम्प्लिकेट करने सिखाएंगे। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट और तीसरा नन फिनाइट। ये 3 चीज को पहले हम सेंटेंस में जोड़ने सिखाएंगे और हर एक सेंटेंस के एक शब्द से किसी भी वर्ब फॉर्म से हम आपको जोड़ने सिखाएंगे। जब एक बार आप सीख लेंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी बोलने में ना तो लिखने में। आप भारी तो है नहीं, एकदम इजी है, कोई भी लड़का इसको आराम से समझ सकता है अनडाउटली। तो अब आइए यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, क्या एक पोएम, द स्टोरीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, कहानी ईस्ट और वेस्ट, कहानियां ईस्ट और वेस्ट की, एंड द सोनेट्स ऑफ मिल्टन, और मिल्टन के सोनेट्स की व्याख्या कीजिए। अगर हम गिनती करें ऑब्जेक्ट का तो यहाँ देखिए 3 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। आप पोएम, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, क्या, देखिएगा क्या का उत्तर दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्या द स्टोरीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट की कहानियां, ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। एंड और सोनेट्स ऑफ मिल्टन, और मिल्टन के सोनेट, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो कितने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो गए इसमें, 3 हो गए। अगर आप 10 भी करते हैं तो नो प्रॉब्लम। आइए बृहत रूप में आइए, डीप में आइए आप, तब पता चलेगा कि नहीं। अंग्रेजी लोग भारी कहते हैं पर बेसिक चीज जिसको समझ में आ गया वह हिंदी से बेहतर इंग्लिश बोलेगा। पक्का मेरा विद्यार्थी बोलता है, आप भी बोलिएगा। अब आइए आप, अब हम इसमें क्या जोड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम सिंबल में सी लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कहाँ कब कैसे, कहाँ कब कैसे का उत्तर हमेशा कौन देता है, कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ने किसका उत्तर दिया, क्या का, क्या का उत्तर किसने दिया, ऑब्जेक्ट ने दिया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ सी जो हम जोड़े सेंटेंस को बड़ा करने के लिए, जरा सा आप गौर करिएगा, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हम किसको कहते हैं, कहाँ कब कैसे का उत्तर देने वाला वह सेंटेंस का पार्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब यहाँ देखिए, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, क्या a poem, the stories east and west and the sonnets of Milton। अब देखिए यहाँ क्या जोड़ना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जोड़ना आसान है यार, कहाँ कब कैसे, कहाँ कब कैसे। तो कहाँ कब कैसे आप कैसे जोड़िएगा, देखिए पहले हम लेते हैं कहाँ, कहाँ एक्सप्लेन करें, इन क्लासरूम, क्लासरूम में। कब, on Monday, on Monday at, on Monday at 10 o'clock। देखते चलिएगा, कहाँ तो क्लासरूम में, कब
सोमवार को 10 बजे। यहाँ आप इन मॉर्निंग जोड़ दें, इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब आया कैसे, कैसे बड़ी शौक से, कैसे का कुछ भी उत्तर होगा, तो यहाँ हमने ले लिया कैसे, तो शौक से, with great keen, with great, with a great keen, बहुत ही शौक से, जज्बे से। क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो यहाँ पर देखिए, इन क्लासरूम, कहाँ, ऑन मंडे इन मॉर्निंग, कब, विद अ ग्रेट कीन, बहुत ही शौक के साथ। ये सारे के सारे हमारे प्यारे रीडर्स, प्यारे प्यारे गाइज, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर हम कहते हैं क्यों, टू स्टडी डीप, स्टडी डीप, गहन अध्ययन करने की खातिर, गहन अध्ययन करने के लिए। तो देखिए, तो आप जरा एक सेंटेंस से हम पहुंचे कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये कहाँ तक आप पहुंच गए, 31 वर्ड्स पर, 31 वर्ड्स पर। हमने सिर्फ क्या चीज यहाँ देखा, सिर्फ दो यूज अभी हमने किया है, और एक यहाँ टू स्टडी डीप, तीसरा यूज किया है टू भी वन नन फिनाइट है, हम इसको NF में यहाँ लिखे। इतना जो कोई हमारे गाइज, जो कोई हमारे रीडर सही सही समझ लेंगे, यकीनन वह इंग्लिश सही सही बोलेगा, सही सही लिखेगा। और ये जो आप कॉम्प्लिकेशन देखा, यह ग्रामेटिकली प्रूफ है। इसी चीज को सीखना है। अब इसके बाद जो आने वाला जो वीडियो है, तो कभी हम टेंस से, कभी हम पैसिव से, कभी हम इंट्रोगेटिव से, कभी हम इंपरेटिव से सेंटेंस को हम कॉम्प्लिकेट करके दिखाते रहेंगे, और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि आप पूरी तरीके से समझ न लें। ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है जो आपके सामने मैंने रखा। इस वीडियो को आप कई एक बार पढ़िएगा, इतने बार पढ़िएगा कि जब तक कि समझ में नहीं आती। ये ऐसी चीज है कि आप जो लड़खड़ाते हैं बोलने में, लिखने में जो गलती करते हैं, मैं नहीं समझता कि अब कोई गलती होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेल आइकन को जरूर आप दबा लेंगे और